केरल की वायनाड लोकसभा सीट से राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी। 2019 में पहली बार वायनाड सुर्खियों में आया था जब राहुल गांधी अमेठी के साथ वायनाड से भी उम्मीदवार बने थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली से जीते हैं। जीत के बाद उन्होंने रायबरेली से सांसद रहना पसंद किया है। वायनाड सीट उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी के लिए खाली की है, जो पहली बार चुनावी राजनीति में एंट्री करेंगे। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि वायनाड गांधी परिवार के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना है, जहां मुस्लिम वोटरों का सबसे सुरक्षित वोट बैंक है। 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आए वायनाड में अभी तक 4 बार चुनाव हो चुके हैं। हर चुनाव में परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहा है। राहुल गांधी की एंट्री के बाद इस सीट पर जीत का फासला लाखों में हो गया। प्रियंका गांधी राजनीति में पिछले 3 दशक से सक्रिय है और अब वह अपना पहला चुनाव दक्षिण भारत के वायनाड से लड़ रही हैं। वायनाड केरल का जिला है, मगर लोकसभा क्षेत्र में मलप्पुरम और कोकिजोड जिले के इलाके भी शामिल हैं। मलप्पुरम की 3 विधानसभा के कारण वायनाड लोकसभा की धार्मिक डेमोग्राफी बदल जाती है। इस लोकसभा सीट में वायनाड की 3, मलप्पुरम की 3 और कोझिकोड की 1 विधानसभा सीटें आती हैं। वायनाड की 3 विधानसभा सीटों में से 2 पर कांग्रेस और 1 पर सीपीएम के विधायक हैं। कोझिकोड की तिरुवंबाड़ी सीट पर भी सीपीएम का कब्जा है। मलप्पुरम की 3 विधानसभा सीटों में से 1 एलडीएफ की और 2 यूपीएफ के पास है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वायनाड जिले के करीब 49.5% हिंदू और 21% क्रिश्चियन और 28.8% मुसलमान हैं। जब परिसीमन में बनाए गए वायनाड लोकसभा सीट की बात की जाए तो क्षेत्र में 48% मुस्लिम और 41% हिंदू वोटर हैं। तो वायनाड से राहुल गांधी के सीट छोड़ने के बाद प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगी और अब उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहां पर कांग्रेस को किस हिसाब से टक्कर देगी, वो देखने वाली बात होगी। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अविरल मलिक जी और कांग्रेस से अनु वर्मा जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल अनु वर्मा जी आपसे रहेगा। राहुल गांधी जी ने वायनाड सीट को छोड़ दिया है, तो वहां से अब प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। हालांकि अगर देखा जाए तो वायनाड की जो जनता है वो राहुल गांधी पर भरोसा दिखाती हुई दिख रही थी और उन्होंने वहां से राहुल गांधी को जिताया भी। लेकिन क्या यह सही है वायनाड सीट का छोड़ना, क्योंकि वहां की जनता जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि वहां की जनता के साथ ये धोखा है। देखिए, आरोप और प्रत्यारोप करना तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं न कहीं एक तरीके से चरित्र का बनता चला जा रहा है जी। लेकिन जो आपने बात कही कि पूर्व में भी कई बार नेता लोग 2-2 सीटों से जीते, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के हो या किसी अन्य दल के। बिल्कुल। जब भी कोई हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके तहत कोई भी व्यक्ति एक ही लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकता है और उसके तहत आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जी और सीनियर नेताओं ने इस विचार विमर्श के बाद पार्टी ने ये निर्देश दिया कि भाई आपको जो है यूपी में रायबरेली जो कि आपकी परंपरागत सीट रही है, इससे जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी प्रतिनिधित्व करती रही हैं, सोनिया गांधी जी भी रही हैं, फिरोज गांधी जी भी रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो है यूपी में राहुल गांधी जी की मौजूदगी को ज्यादा महत्व देते हुए यूपी से वो कंटिन्यू करने का निर्णय लिया गया जी। और रही बात वायनाड की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरे देश की पार्टी है। हमारा पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक लोगों से संवाद है, हमारा कार्यकर्ताओं का संगठन है, पूरी तरीके से पूरे देश में प्रतिनिधित्व करती है। ऐसी परिस्थिति में क्योंकि वहां की जनता ने भी जो प्यार और स्नेह पूर्व में भी दिया और इस बार भी दिया, तो उससे जो है उन्होंने अपनी जनता को कहीं कोई कमी ना महसूस हो, इसलिए हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो है श्रीमती प्रियंका गांधी जी को वहां से कैंडिडेट बनाने की घोषणा की है। अनु वर्मा जी, बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगाती है। देखिए,
देखिए, परिवारवाद तो जो है बीजेपी अपना परिवारवाद देखे, ये जो है जितने भी परिवारवाद के नेता हैं वो सारे अब बीजेपी में जमा होते चले जा रहे हैं जी। आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी जो हैं राजनीति में विगत लंबे अरसे से सक्रिय हैं और पिछले 5 साल से जो है एक कांग्रेस पार्टी की आवाज बनकर उत्तर प्रदेश और समेत पूरे देश में जो है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का कार्य कर। बिल्कुल। और जो मेहनत अब की बार देखने को मिली है वो भी प्रियंका गांधी जी की मेहनत रंग लाई है। उन्होंने जो है पूरे देश में महिलाओं की आवाज बनकर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को मिले राजनीति में, इसमें अग्रणी भूमिका निभाई है और उन्होंने दूसरों को पहले मौका दिया और बाद में जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये बात महसूस की कि वहां पे भी कहीं न कहीं राहुल गांधी जी या उनके परिवार का प्रतिनिधित्व रहे, तो उसके रूप में श्रीमती प्रियंका गांधी जी को वहां के कैंडिडेट बनाया है और वो एक पूरी तरीके से बहुत लंबे अरसे से राजनीति में पूरा दखल रखती हैं और चुनाव की राजनीति में वो पहली बार यद्यपि वायनाड से प्रतिनिधित्व करेंगी, तो जो है ऐसी स्थिति में पूरे देश का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, वायनाड की जनता पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ है और आने वाले समय में आप देखिएगा राहुल गांधी से बढ़कर वायनाड में जो है अब किसी जो है 4 लाख में कुछ कमी रह गई थी, किसी 4 लाख से 5 लाख के बीच में जो है वायनाड से प्रियंका गांधी जी जो है जीत कर जो है संसद में जो है वायनाड की आवाज करेंगी। अविरल जी, वायनाड से पहले ही भारतीय जनता पार्टी कहती रही कि वायनाड से भी राहुल गांधी अब की बार हार जाएंगे, रायबरेली से भी हार जाएंगे। दोनों सीटें ऐसी रहीं जहां से राहुल गांधी जीत गए। अब जीतने के बाद एक सीट तो छोड़नी ही पड़ेगी। अब प्रियंका गांधी जी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या अब आप उपचुनाव में टक्कर दे पाएंगे वहां पर? जी देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग परिवारवाद के आधार पर आगे बढ़ने वाले लोग हैं, ये परिवारवादी लोग हैं, ये परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं और इसी के कारण कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण निश्चित होगा। जिस तरीके से कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश का निर्माण हो गया, कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण हो गया, कांग्रेस मुक्त गुजरात का निर्माण हो गया, कांग्रेस मुक्त दिल्ली का निर्माण हो गया, कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड और कांग्रेस मुक्त हिमाचल प्रदेश का निर्माण हो गया, उसी प्रकार से बहुत ही जल्द कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण होने जा रहा है। कांग्रेस मुक्त पश्चिम बंगाल का निर्माण हो चुका है, ये दिख रहा है और इसी कारण के आधार पर मैं कह सकता हूं ये परिवारवाद के कारण, जातिवाद के कारण, भ्रष्टाचार के कारण कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण हो जाएगा। जनता इन्हें नकार रही है। आम आदमी पार्टी मुक्त दिल्ली का निर्माण भी हो गया, यानी कि समझा जा सकता है इंडी गठबंधन मध्य प्रदेश में समाप्त हो गया, छत्तीसगढ़ में समाप्त हो गया, गुजरात में समाप्त हो गया। ये इंडी गठबंधन उत्तराखंड में समाप्त हो गया, ये इंडी गठबंधन हिमाचल प्रदेश में समाप्त हो गया, ये इंडी गठबंधन दिल्ली राज्य में समाप्त हो गया। क्या वैल्यू है इस इंडी गठबंधन की? अविरल जी, जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि जो प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगी और आप जो परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, प्रियंका गांधी तो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। उससे पहले तो वो कांग्रेस की महासचिव रहीं और काफी सालों तक उन्होंने पार्टी के लिए रैलियां की, सभाएं की। चुनाव में तो पहली बार कांग्रेस ने उतारा। जी देखिए, इस बात को समझना बेहद आवश्यक है कि जिस तरीके से कांग्रेस के ऊपर केवल एक परिवार ने कब्जा कर रखा है जी, ये गांधी परिवार ही कांग्रेस को चलाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के कहे बगैर कुछ नहीं कर सकते। जो भी मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे वो गांधी परिवार से निर्देश लेकर ही करेंगे। तो इससे समझा जा सकता है कि किस प्रकार से, और गांधी परिवार का होल्ड यदि देखना है तो 60 साल की राजनीति देखी जा सकती है। 60 साल तक जिस प्रकार से इस यूपीए ने देश को गुमराह करने का कार्य किया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का कार्य किया, वो सबको मालूम है।
चलिए ठीक है, 60 साल तक इन्होंने केवल लूट ठीक खसोट है, की राजनीति की। ठीक है। 60 साल तक इन्होंने 2G घोटाला और जिस तरीके से कॉमनवेल्थ घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, उन विषयों पर ये नहीं बोलेंगे। ठीक है अविरल जी, लेकिन जिस हिसाब से अब की बार इंडिया गठबंधन ने मेहनत की थी, प्रियंका गांधी जी ने जो मेहनत की थी उत्तर प्रदेश के अंदर या और जो अन्य राज्य हैं वहां पर जो मेहनत की थी वो तो रंग लेकर आई है, और रायबरेली और अमेठी की कमान तो खुद प्रियंका गांधी जी ने संभाली थी, वहां पर दोनों सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई। अब वायनाड का नंबर है, आप परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। अनूप वर्मा जी, देखिए ये कहीं ना कहीं इनके ये मानसिकता बता रही है। भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों नेता पारिवारिक, जिनके पिता या परिवार के लोग राजनीति में रहे हैं, दर्जनों नेताओं की फेहरिस्त है जी, लेकिन ये उसके ऊपर बात नहीं करते हैं। इनको गांधी की विचारधारा से नफरत है, ये हमेशा से रही है। गांधी की विचारधारा सबको जोड़ के चलने की विचारधारा है, सबको साथ में लेके चलने की महात्मा गांधी तो कांग्रेस को समाप्त करना चाह रहे थे। शांत रहिए, जब बोल रहे थे जब आप बोल रहे थे तो मैं ध्यान से सुन रहा था। अभी आप धैर्य पूर्वक सुने। नहीं ठीक है, आज आप जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, ये आज नहीं 10 साल से देश के प्रधानमंत्री जी ये बात कर रहे हैं। आज देश की जनता ने बता दिया है कि सुन लीजिए अविरल जी, सुन लीजिए, तानाशाही कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की जड़ें कितनी मजबूत हैं ये आपको चुनाव परिणाम में देश की जनता ने बता दिया। आज आप जितनी सीटें जीते भी हैं उनमें भी आप देख लीजिए करीब 150 सीटें ऐसी हैं जो 200, 500 और 2000 वोटों के बीच में, 1000 से 2000 वोटों के बीच में जो जीती हैं। अदरवाइज आपका आंकड़ा जो है 150 भी नहीं छू पाता। जो है पूरी तरीके से सत्ता का, ईडी का, सीबीआई का, इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के और इंडिया गठबंधन के जागरूक कार्यकर्ता और देश की जागरूक जनता ने जो है आपको इस बात का एहसास करा दिया कि कांग्रेस पार्टी देश की आम जनमानस की आवाज उठाती है, इसलिए आप जो है कोई भी तानाशाही नहीं कर सकते हैं देश की जनता के साथ। इसका अधिकार देश की जनता ने एक मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी को कार्य करने का अधिकार दिया है। आज आपकी सरकार बैसाखियों पे है, जो आप 400 पार का नारा देने वाली बात करते थे देश के प्रधानमंत्री जी, उसको बता दिया है। मतलब कि आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में घोटाला किया, आपने दर्जनों घोटाले में आप शामिल हैं। आप 10 साल में अपने क्या आपने कार्य किए युवाओं के लिए, क्या आपने कार्य किए नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, क्या महिलाओं की सुरक्षा में आपने कार्य किए? इन सब के ऊपर आपकी जवाबदेही के कारण इस तरीके का जनादेश मिला है। आज जो जनादेश मिला है उसमें भी इससे भी बेटर रिजल्ट और कुछ था, क्योंकि सरकार में आप थे, इसलिए जितना आप प्रभावित कर सकते थे उतना आपकी सरकार ने प्रभावित करने का कार्य किया। ठीक अब आगे आप नहीं प्रभावित कर पाएंगे। कांग्रेस मुक्त भारत बिल्कुल एक सपना है जो कभी नहीं पूरा हो पाएगा। ठीक है वर्मा जी, अभी आपने एक बात और कही थी कि बीजेपी ने जिस हिसाब से ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया था, लेकिन मुझे लगता है कि अब की बार जो चुनाव में अब की बार कुछ तो भ्रम दूर हुए हैं, कुछ तो भ्रम टूटे हैं। जैसे हमेशा ईवीएम पर जो आरोप लगाए जाते थे, अब की बार ईवीएम भी सेफ रही है, ईवीएम की भी इज्जत बच गई अब की बार कि उस पर आरोप नहीं लगे किसी तरीके के। जी फॉर्म 17C जब लेने के लिए इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जी ने इनके ऊपर दबाव डाला। मैं खुद से रायबरेली में था, मेरे अंडर में जो है करीब 25 बूथ थे और उसमें इनके पीठासीन अधिकारी कई जगह पे आनाकानी कर रहे थे। फॉर्म नंबर 17C कई जगहों पे आपने ईवीएम में छेड़छाड़, अभी आपने महाराष्ट्र की एक घटना प्रकाशित हुई है कि एक सीट पर 44 वोटों से कैंडिडेट जीतता है। तो इस तरीके से जो और उसका फोन जो है ईवीएम से कनेक्टेड पाया जाता है। तो कई चीजें ऐसी हैं, कई जगह जहां बहुत कम मार्जिन से, फरखाबाद सीट उत्तर प्रदेश की जो कि 4680 वोटों से जीत रही थी, बाद में प्रशासन ने वहां लाइट बंद करके उसको तानाशाही पूर्वक
उसको भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन निर्वाचन आयोग तो कहता है कि फोन से कनेक्ट हो ही नहीं सकती ईवीएम, ओटीपी से उससे उसका लॉक का कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसा है, इलेक्शन कमीशन तो कहीं ना कहीं पे अभी, चूंकि इलेक्शन कमीशनर की जब नियुक्ति का मसला आया था तो सुप्रीम कोर्ट के विद्वान जजों की एक बेंच ने ये निर्णय लिया था कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रधानमंत्री इलेक्शन कमीशन के चयन में रहेंगे। लेकिन ताना साहेब सरकार ने कहा नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और विपक्ष का नेता रहेगा। तो इस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं पे अपनी मोनोपोली चलाने की कोशिश की। जहां तक जो भी आपको छोटी मोटी पारदर्शिता जो मिलती रही, वो एक जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण मिलती रही, जिसने समय समय पर इलेक्शन कमीशन को भी कटघरे में खड़े करने का कार्य किया। ठीक है, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से एक तानाशाह सरकार के ऊपर जागरूकता की बदौलत एक अंकुश लग पाया है। अभी लेकिन ये तो नहीं कह सकते, ये तो नहीं कह सकते कि ईवीएम में किसी तरह का दाग है या ईवीएम को हैक किया जा सकता है। उसकी वजह से जो पिछले लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा सीट आती थी वो ईवीएम की देन थी। लेकिन मैं ये बात जरूर कह सकता हूं कि अब की बार जो इंडिया गठबंधन के जो दल थे उन्होंने जिस हिसाब से मेहनत की और उनकी मेहनत जो रंग लाई है वो जरूर कह सकते हैं कि उनकी मेहनत रंग लाई है। उन्होंने बीजेपी की जो उत्तर प्रदेश में स्थिति बनाई है वो भी देखने वाली है। ठीक है, इस बात को मानते जरूर, लेकिन ईवीएम पर आवाज उठाना ये कहीं, उन्होंने ईवीएम पर कड़ी चौकसी की, जिस कारण बेईमानी को रोकने में कुछ हद तक कुछ सीटों पे कामयाब रहे, जिस कारण ये नतीजे मिले हैं। चलिए ठीक है, अविरल जी, आज भी ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं? जी देखिए, ईवीएम की बात आज कर रहे हैं और हम तो पहले से ही कह रहे थे कि अपनी हार का ठीकरा केवल और केवल ईवीएम के ऊपर फोड़ेंगे और ये आज वही काम कर रहे हैं जी। इस बात की भविष्यवाणी हमने पहले ही कर दी थी और इस बात को समझ लेना चाहिए, जैसे ये भविष्यवाणी हमारी सफल हुई ऐसे ही दूसरी भविष्यवाणी कांग्रेस मुक्त भारत के निर्माण की निश्चित सफल होगी। और उसके साथ साथ ये ईवीएम चिल्ला रहे हैं, इन्हें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा करना चाहिए, इन्हें न्यायालय के ऊपर भरोसा करना चाहिए, इन्हें जुडिशियरी के ऊपर भरोसा करना चाहिए। क्या ये सर्वोच्च न्यायालय को भी नहीं मानते? क्या ये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी सम्मान नहीं करते? न्यायालय के ऊपर ही तो भरोसा है। एक चुने हुए सांसद को सीजीएम कोर्ट ने मैक्सिमम सजा का सेंटेंस दिया। आखिर किस जवाब में आखिर क्यों उसका प्रमोशन किया गया? आखिर उस सीजीएम का क्यों प्रमोशन किया गया? कहीं ना कहीं पे आप लोग जुडिशरी के निर्णय को भी इस सरकार ने प्रभावित करने का प्रयास किया। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, आप पैनल में बैठकर आपको अंदाज है कि आप किस बात को बोल रहे हैं? आप देखिए ना, आप देखिए माननीय राहुल गांधी के प्रकरण में, माननीय राहुल गांधी जी के प्रकरण में 2 साल की सजा आज मतलब गुजरात के लोअर कोर्ट ने दी थी। 2 साल की सजा जिसको जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म किया था। ठीक है अनु वर्मा जी, ईवीएम तक बात चलेगी, खैर हम वापस आएंगे। अभी एक सीधा सा सवाल यह है शुरू कर देंगे मलिक साहब, उस जज का आप अपमान करेंगे। ठीक है अविरल जी, इसका ये अर्थ होता है अविरल जी अधिकार दिया आपको ये, ठीक है आप जज का अपमान करेंगे, ठीक है अविरल जी, न्यायालय का आप अपमान करेंगे, आपको किसने अधिकार दे दिया? चलिए सुन लीजिए अनु वर्मा जी, एक सीधा सा सवाल यहाँ पर यह है, जब सरकार के इशारे पे कार्य करने लगेगा, अपमान, आज आपको अपमान, ऐसे जज सरकार में बदलने दीजिए, ऐसे जजों के खिलाफ, ऐसे जो सीजीएम है
उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ भी जासूसी होगी। आप चिंता मत करिए। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुन लीजिए, सुन लीजिए, ठीक है। आज जो है जनता ने जो है मजबूत व्यवस्थित देश को दे दिया। आज जनता ने मजबूत व्यवस्थित देश को दे दिया है। ठीक है, आज जनता ने मजबूत, आज पूरा देश देख रहा है। इसी कारण 400 पार का नारा देने वाली सरकार जो है अपना जनादेश खो गई पूरे देश में। ठीक है, चलिए, ठीक है वर्मा जी, अविरल जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। होने के बावजूद जो है सरकार चलिए, ठीक है, जनादेश हो गई। आज आप बैसाखियों के ऊपर हो, कभी भी सरकार जा सकती है। आप चिंता मत करिए, 5 साल नहीं पूरे होने वाले, 5 साल नहीं पूरे कर पाएंगे। ये तो वर्मा जी, आप लाइव डिबेट में अविरल जी को धमकी दे रहे हैं कि 5 साल पूरे नहीं कर पाएंगे, सरकार गिर जाएगी। ये तो चलिए, ठीक है, जो भी है, अभी गठबंधन की सरकार है और उसमें क्या होगा, आगे क्या होगा, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ पर एक सीधा सा सवाल मेरा ये बनता है, वर्मा जी, सीधा सा सवाल मेरा यहाँ पर यह बनता है, क्योंकि देखो इस बार जो चुनाव में देखने को मिला, मैं दोनों ही पार्टियों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कुछ नेताओं में अहंकार देखने को मिला, जिस वजह से यह स्थिति हुई। लेकिन अब अगर इंडिया गठबंधन की मजबूती अच्छी हो चुकी है, तो इंडिया गठबंधन की तरफ से भी थोड़ा सा अहंकार झलकने लगा है कि अब की बार 5 साल में क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, हम यहाँ पर ये चीज करेंगे। लेकिन दूसरा सवाल मेरा ये ठीक है, ठीक है, की जनता देख रही है, ठीक है, बेमेल गठबंधन है, अनेक शर्तें हैं। हाँ। ये गठबंधन इस बार जो है कामयाब नहीं होता दिख रहा है। ठीक है, वो सामने रहेगा सबके, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो एक सीधा सा सवाल है, की बात मैं आपके माध्यम से पुनः जनता के बीच में रख रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर सीधा सा सवाल मेरा यह है कि राहुल गांधी जी ने रायबरेली सीट छोड़ना क्यों उचित नहीं समझा? क्या यहाँ पर किसी तरह का कोई खतरा था, या दक्षिण भारत में आप मजबूती बनाना चाहते हैं? वहां पर कांग्रेस दक्षिण भारत में अपने आप को मजबूत करना चाहती है। देखिए, ऐसा है पुष्पेन जी, यहाँ तक आप रायबरेली से नेहरू गांधी परिवार का 100 साल से अधिक का संबंध है। बिल्कुल। 1921 में किसानों का एक आंदोलन आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी के समय पे हुआ जी। उसके बाद माननीय फिरोज गांधी जी ने 1957 में माननीय फिरोज गांधी जी ने 1957 में इस सीट का प्रतिनिधित्व 2 बार किया। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी यहाँ, सोनिया गांधी जी भी यहाँ से सांसद रही। तो यहाँ के लोगों का एक आत्मीय रिश्ता जो है बना हुआ है, और वो रिश्ता इतना मजबूत है कि इस बार अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की गई। आप जीत का अंतर देख लीजिए, अमेठी और रायबरेली के जीत का अंतर जो है बनारस से ज्यादा है जी। पुष्पेन जी, अमेठी और रायबरेली, यानी ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के मुकाबले उत्तर प्रदेश की जनता ने गांधी परिवार को ये तो सर दिया। ये तो सर अब जीतने के बाद जो बातें आप कह रहे हैं वो जीतने के बाद की बातें हैं। अगर ऐसा ही था तो राहुल गांधी जी को अमेठी से चुनाव लड़ाना चाहिए था, क्योंकि वहां पर जिस हिसाब से राहुल गांधी जी को टारगेट किया जा रहा था बार बार कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग गए, उनको पहले से ही हार का डर सता रहा था। अगर इतने आत्मविश्वास आपके पास पहले से था तो आपको राहुल गांधी जी को वहां से लड़ाना चाहिए था जी। राहुल गांधी जी या गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली में पूरी तरीके से उसी तरीके से मौजूद है। कहीं ना कहीं अमेठी की जनता को ये बात लग रही थी, और इसलिए उन्होंने अपने ही परिवार के व्यक्ति आदरणीय श्री के शर्मा जी को, जो कि काफी दिनों से कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए अमेठी और रायबरेली में लगभग 40 वर्षों से विगत। चलिए ठीक है अविरल जी लास्ट कमेंट आपका रहेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधानसभा सीटें खाली हुई हैं, 9 सीटें खाली हुई हैं, वहां पर भी उपचुनाव होने हैं, तो अब की बार समीकरण क्या रहने वाले हैं?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित रूप से होगी। भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है। चलिए ठीक है, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े। तो अब राहुल गांधी ने वायनाड से इस्तीफा दे दिया है, वहां पर प्रियंका गांधी जी के लिए वो सीट छोड़ दी। अब प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी और क्या कुछ वहां पर जो जीत के मायने होंगे वो आने वाले टाइम तय किए जाएंगे। हालांकि जो उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी ने रायबरेली सीट को क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी मजबूत हो जाती, जिस वजह से हो सकता है कांग्रेस को यहां पर हार का सामना देखना पड़ता। लेकिन जिस हिसाब से अब की बार 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर भी इंडिया गठबंधन ने जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में हालत की है, जो झटका हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो उससे लगता नहीं है कि अब की बार रायबरेली सीट अगर राहुल गांधी छोड़ देते तो वहां पर किसी तरह की कोई गड़बड़ होती। लेकिन देखने वाली बात होगी, वायनाड से प्रियंका गांधी मैदान में रहेंगी, आगे क्या होता है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।